दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रज्ञा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में डेली हमारी प्रश्नोत्तरी होती है। कल मैं किसी कारणवश वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। डेली प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में पार्ट 3 ये गोल्डन कलेक्शन है प्रश्नों का, और ये प्रश्न NCERT और BSER मनोविज्ञान के कुल 1000 प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और NCERT के प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल मैं आपको करवा रहा हूँ। यहाँ पर हम सेशन में 10-10 क्वेश्चन डेली ले रहे हैं। इसके बाद 20 प्रश्न लेंगे। साथियों, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न केवल रीट भर्ती परीक्षा के लिए ही नहीं, फर्स्ट ग्रेड, CTET, HTET, UPTET, DSSB, KVS, क्योंकि NCERT में से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप जितने भी वीडियो देखते हो तो उन वीडियो में आपको NCERT के प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल उपलब्ध नहीं होता। तो ये सबसे अलग है, भिन्न है अपने आप में। तो आप सभी विश्वास के साथ इन प्रश्नोत्तरों को डेली हल किया करो। ये प्रश्नोत्तरी आप अपनी जांच किया करो कि हमारे आज के सेशन के कितने क्वेश्चन सही हुए। पहले मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ और उसका व्याख्यात्मक हल करवाता हूँ। साथ ही एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए कि रीट भर्ती परीक्षा की तिथि भी घोषित होगी और विज्ञप्ति दोबारा निकलने की संभावना जल्दी हो रही है, और विज्ञप्ति दोबारा आने वाली है और दोबारा फॉर्म रीओपन होंगे। इसके बाद एग्ज़ाम की डेट डिसाइड होगी। एग्ज़ाम की डेट अभी आप वैसे अगस्त मानकर करें, संभावना अगस्त में बहुत कम है, फिर भी 50% चांस है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो अगस्त में जल्दी भी करा सकती है, नहीं तो दिसंबर तक आपका पेपर निश्चित रूप से हो जाएगा किसी भी हालत में। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। जून अब स्टार्ट होने वाला है, जून कल से प्रारंभ है, आज 31 तारीख हो चुकी है, और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो अगस्त में है तो 3 ही महीने हैं, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो 5 महीने आपके पास है। तो आप नवंबर या दिसंबर, दीपावली के आसपास भी हो सकता है, तो अगस्त के बाद कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। आप तैयारी जारी रखें। तो ये तो आपके लिए सूचना थी। आज के सेशन का ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। तो हम पार्ट 3 प्रश्नोत्तरी महत्वपूर्ण श्रृंखला में हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा सेशन का पहला क्वेश्चन अधिगम से तात्पर्य है। अधिगम से क्या तात्पर्य है मित्रों? अधिगम ऑप्शन ए दे रखा है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन से है। अधिगम से तात्पर्य व्यवहार में परिवर्तन से है। ऑप्शन बी है सूझबूझ में परिवर्तन से है। ऑप्शन सी है संवेगों में परिवर्तन से है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर अधिगम से क्या तात्पर्य? सबसे पहले अधिगम की जो मुख्य परिभाषा है, अधिगम कहते किसे हैं मित्रों? आप इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अधिगम किसे कहेंगे। केवल और केवल 2 कारणों से व्यक्ति सीखता है, एक अनुभव से और दूसरा सीखता है अभ्यास से। तो अनुभव और अभ्यास द्वारा जब व्यक्ति सीखता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो सामान्य रूप से अगर ये कथन आता है, जैसे यहाँ पर प्रश्न में आपको दिखाई दे रहा है कि अधिगम से क्या तात्पर्य है, तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है व्यवहार में परिवर्तन। तो यहाँ पर तो आपका आंसर हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन से। तो अधिगम से तात्पर्य क्या हो जाएगा? व्यवहार में परिवर्तन से। लेकिन यदि ये कथन पूरा आता कि व्यवहार में परिवर्तन से, अनुभव और अभ्यास के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, या अनुभव और अभ्यास द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, तो अगर ये कथन, तीनों कथन आए जो मैंने अभी बोले हैं, तो तीसरा कथन राइट होगा, अनुभव और अभ्यास द्वारा व्यवहार की दक्षता में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। तो व्यक्ति या तो अनुभव से सीखता है या अभ्यास से सीखता है। कई जगह आपको प्रशिक्षण लिखा मिलता है, बात एक ही है। तो अनुभव और अभ्यास, इनके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में चेंजेज आता है। जैसे किसी बालक ने गर्म वस्तु को छू लिया, तो गर्म वस्तु को छू लिया तो उसको अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, दोबारा उस वस्तु को हाथ नहीं लगाएगा। प्रैक्टिस से चलाना सीखता है, जैसे साइकिल चलाना है, तैरना है, नृत्य करना है, तो वो उसमें क्या आवश्यकता होती है? प्रैक्टिस की। तो बहुत सारे उदाहरण हैं जब व्यक्ति 2 ही बातों सीखता है, अनुभव से और अभ्यास से। तो अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसे ही हम क्या कहेंगे? अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस तरह के परिवर्तन को अधिगम कहा जाएगा? किस तरह के परिवर्तन को अधिगम कहेंगे?
दवा औषध खा लेने से व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहेंगे, या परिपक्वता के कारण व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम कहेंगे, अभ्यास के कारण व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को कहेंगे, या अभ्यास या अनुभूति के कारण व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहेंगे। तो किस तरह के परिवर्तन? व्यवहार में परिवर्तन तो होगा, हमारा पहला क्वेश्चन था व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहेंगे। फिर मैंने आगे व्याख्या में भी आपको समझाया कि व्यवहार में परिवर्तन कैसा होगा, किसके माध्यम से होगा? अनुभव और अभ्यास से। किससे होगा? अनुभव और अभ्यास से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अनुभव और अभ्यास से व्यवहार में जो परिवर्तन होगा उसे ही क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? अभ्यास और अनुभूति, एक्सपीरियंस, अनुभूति के कारण व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अब आप एक बात और समझें कि दवा और औषध लेने वाले व्यवहार में परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाते। क्यों? क्योंकि दवा के कारण भी व्यवहार बदलता है। लेकिन मित्रों, व्यवहार में परिवर्तन 3 प्रकार से होता है, मेरी बात याद रखना। एक होता है पहला नंबर तो ये है अनुभव और अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 जो होगा वो नंबर 2 होगा व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव अभ्यास। दूसरा होगा स्थायी परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? स्थायी। और तीसरा परिवर्तन होता है अस्थायी। अस्थायी। तो ध्यान रखना, एक परिवर्तन होता है अपेक्षाकृत स्थायी। पहला, ये जो पहला लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होगा अपेक्षाकृत स्थायी। तो साथियों, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन नंबर 1, स्थायी परिवर्तन नंबर 2 और अस्थायी परिवर्तन नंबर 3। तो व्यवहार में परिवर्तन कितने प्रकार से होगा? 3 प्रकार से। अब इस बात को समझे कि स्थायी अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन है वो 2 प्रकार से होता है। पहला जो परिवर्तन था अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, वो 2 प्रकार से होता है, एक अभ्यास से और दूसरा अनुभव से या अनुभूति से। तो अभ्यास और अनुभव के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन कहते हैं। तो अभ्यास से जो परिवर्तन होगा, जैसे साइकिल चलाना, तैरना, घुड़सवारी करना, नृत्य करना, ये अभ्यास के कारण है। अनुभूति के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं, जैसे बच्चा किसी गर्म वस्तु को छू लिया, ठीक है, और जैसे अभ्यास के कारण। दूसरा अनुभव के कारण, तो अनुभव के कारण जैसे सुनना है, बोलना है, तर्क करना है, भाषण देना है, वाद विवाद करना है, ये सभी अनुभव के कारण होते हैं। क्योंकि अनुभव किसके कारण होगा? ज्ञानेंद्रियों के कारण। और अभ्यास किसके कारण होगा? कर्मेंद्रियों के कारण। तो आप इतना ही समझें, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। और अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन किसके कारण? अभ्यास और अनुभूति के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाएगा। ये बिल्कुल एकदम अधिगम की सही परिभाषा है। दूसरा, दवा और औषध के कारण जो परिवर्तन हो रहा है, मैंने दूसरा परिवर्तन बताया था स्थायी परिवर्तन। तो ये उसमें परिपक्वता, ये देखो आप, परिपक्वता। दूसरा जो परिवर्तन मैंने बताया था स्थायी परिवर्तन। स्थायी जो परिवर्तन है उसमें उदाहरण आता है परिपक्वता। तो परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन, तो परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता, परिपक्वता के कारण शारीरिक परिवर्तन होता है। क्योंकि इसका संबंध वृद्धि से होता है, मैच्योरेशन कहलाता है इंग्लिश में। तो इसका संबंध शारीरिक अंगों की वृद्धि से होता है, इसलिए परिपक्वता को अधिगम नहीं कहा जाता। परिपक्वता को अधिगम नहीं कहते, लेकिन अधिगम करने के लिए परिपक्व होना जरूरी है। अब तीसरा जो परिवर्तन है वो है अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन में क्या आएगा? दवा औषध खा लेने के कारण व्यवहार में परिवर्तन, यानी शरीर में होने वाले वे परिवर्तन जो कुछ समय, कुछ क्षण, कुछ घंटे, कुछ दिन स्थिर रहे, बाद में मनुष्य का व्यवहार अपने मूल स्वरूप में आ जाए, उसे अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। और अस्थायी जो परिवर्तन होगा उसमें दवा के कारण व्यवहार बदल गया, थकान के कारण व्यवहार बदल गया, बीमारी के कारण व्यवहार बदल गया। मान लो कोई मादक पदार्थ का सेवन कर लिया, कोई नशीला पदार्थ पी लिया, उसके कारण भी व्यवहार चेंज होता है। तो ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं। जब तक इनका नशा होता है तब तक व्यवहार परिवर्तन होता है, उसके बाद व्यक्ति अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। तो दवा औषध खा लेने के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाएगा। परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाता है। अभ्यास के कारण केवल व्यवहार में परिवर्तन, वो भी अधिगम नहीं होगा, बल्कि अनुभूति और अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
हंसना किस तरह की अनुक्रिया है? हंसना किस तरह की अनुक्रिया है? पहला, प्रतिवादी अनुक्रिया, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया, यांत्रिक अनुक्रिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, हंसना किस तरह की अनुक्रिया है? बताएं आप, सोच लिया होगा आपने उत्तर। एक बार पुनः सुन लो। प्रतिवादी अनुक्रिया, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया, यांत्रिक अनुक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। हंसना किस तरह की अनुक्रिया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हंसना किस तरह की अनुक्रिया है? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। हंसना किस तरह की अनुक्रिया होगी? क्रिया प्रसूत अनुक्रिया होगी। क्यों? क्योंकि क्रिया प्रसूत अनुक्रिया में क्या होता है कि व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो स्वैच्छिक होता है। व्यक्ति जो व्यवहार करता है वो स्वैच्छिक करता है, अपनी इच्छा से करता है। इसमें ज्ञात उद्दीपक के प्रति, जरूरी नहीं ज्ञात उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया नहीं होती, बल्कि अज्ञात उद्दीपक के प्रति क्रिया होती है। इसलिए ज्ञात उद्दीपक से प्राणी क्रिया न करके अज्ञात उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करता है, उत्सर्जित करता है अपनी क्रिया को, तो इसे क्या कहेंगे? क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। जैसे टहलना है, हंसना है, बातचीत करना है, ये ऐसे व्यवहार प्राणी अपनी स्वेच्छा से करता है। इसी कारण से ये जो व्यवहार होगा, ये कैसा व्यवहार होगा? क्रिया प्रसूत व्यवहार होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसका विस्तार से कि एक विद्वान हुए स्किनर। स्किनर ने दो प्रकार की क्रियाएं बताई। एक क्रिया बताई सहज क्रिया और दूसरी क्रिया बताई क्रिया प्रसूत क्रिया। क्रिया प्रसूत क्रिया। स्किनर दो प्रकार की क्रिया की बात करता है, एक सहज क्रिया, एक क्रिया प्रसूत क्रिया। सहज क्रिया वह क्रिया होगी जो प्राणी के न चाहते हुए बलपूर्वक हो, जिसकी प्रकृति अनैच्छिक होती है, अर्थात प्राणी नहीं चाहते हुए भी वह क्रिया होगी। जैसे कुत्ते के मुंह से लार आई घंटी से, तो कुत्ते का लार का आना अनैच्छिक क्रिया थी, तो वो कैसी क्रिया कहलाएगी? सहज क्रिया या प्रत्युत्तर व्यवहार क्रिया कहलाती है। यहाँ पर दूसरी जो क्रिया है वो है क्रिया प्रसूत क्रिया। ऐसी क्रिया जिसकी प्रकृति स्वैच्छिक होती है, प्राणी किसी क्रिया को अपनी इच्छा से करता है, और ये अज्ञात उद्दीपक के प्रति होती है। और स्वैच्छिक सहज क्रिया किसके होगी? ज्ञात उद्दीपक के प्रति। तो अज्ञात उद्दीपक के प्रति होने वाली क्रिया निर्गमित या उत्सर्जित अनुक्रिया कहलाती है। तो स्किनर ने दो प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से स्पष्ट किया। इसी कारण से उसने सिद्धांत दिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा सवाल है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का संबंध किससे है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का संबंध किससे है? तो यहाँ पर टाइप एस अनुबंधन से, टाइप जेड अनुबंधन से, टाइप आर अनुबंधन से, इनमें से कोई नहीं। आप आंसर बताएं। एस टाइप अनुबंधन से, टाइप जेड अनुबंधन से, टाइप आर अनुबंधन से। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का संबंध किससे है? तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? टाइप आर अनुबंधन से, यानी कि आर टाइप अनुबंधन। आर टाइप अनुबंधन एक होता है एस टाइप और एक होता है आर टाइप। आर टाइप अनुबंधन के जनक स्किनर हैं और एस टाइप अनुबंधन के जनक पावलोव हैं। अब आर टाइप होता क्या है? यानी आर का मतलब होता है रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स से क्रिया करवा देना, रेस्पॉन्स करने के बाद पुनर्बलन देना। जैसे जीव ने रेस्पॉन्स किया, प्राणी ने रेस्पॉन्स किया, उसके तुरंत बाद पुनर्बलन दिया और उस चीज़ से उसको जोड़ दिया, अनुबंध स्थापित कर दिया। जैसे चूहे का लीवर का दबाना, तो चूहा जैसे ही लीवर को दबाता है उसको भोजन की प्राप्ति होती, पुनर्बलन मिलता है। तो जब वो क्रिया पहले वैसे ही कर रहा था, फिर उसकी क्रिया किसके प्रति हो गई? भोजन के निमित्त हो गई। पहले उसको भोजन दिखाई नहीं देता, तो यहाँ पर क्रिया करते हुए पुनर्बलन मिला, तो क्रिया के माध्यम से उसको अनुबंध स्थापित कर दिया। तो ये आर टाइप रेस्पॉन्स से अनुबंध स्थापित कर देना आर टाइप अनुबंधन कहलाता है। और सामने उद्दीपक और उद्दीपक से ज़बरदस्ती जोड़ना एस टाइप अनुबंधन कहलाता है। कुत्ते का लार खाना एस टाइप अनुबंधन है और चूहे का भोजन प्राप्त करना आर टाइप अनुबंधन का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में अनुक्रिया की दर सबसे अधिक होती है? यहाँ पर यह भी स्किनर का सवाल है। स्किनर ने पुनर्बलन की अनुसूची प्रतिपादित की।
उसमें 4 अनुसूची थी। निश्चित अनुपात अनुसूची, दूसरी परिवर्त्य अनुपात अनुसूची, तीसरी अनुसूची निश्चित अंतराल अनुसूची और चौथी परिवर्त्य अंतराल अनुसूची। यहाँ पर स्किनर ने 4 प्रकार की अनुसूची प्रतिपादित की और उसमें बताया कि निम्न में से किस अनुसूची में अनुक्रिया की दर, जो रेस्पॉन्स की दर है, वो सबसे अधिक होती है। जो चूहा लीवर को दबाता है तो उसने पुनर्बलन दिया, भोजन दिया, तो भोजन जब दिया तो अलग अलग प्रकार से भोजन देकर देखा। तो ये स्किनर पूछ रहा है कि कौन सी अनुक्रिया की दर सबसे अधिक होगी, यानी कौन सी अनुसूची में। निश्चित अनुपात अनुसूची में क्या था, पहले इसको समझते हैं। निश्चित अनुपात का मतलब कि प्रयोज्य अर्थात चूहे को औसत निश्चित संख्या में अनुक्रिया करने के बाद पुनर्बलन दिया जाता था। जैसे निश्चित फिक्स था कि प्रयोगकर्ता ये निश्चित करता था कि 10 सही अनुक्रिया कर देगा तभी उसको पुनर्बलन मिलेगा। 5 सही अनुक्रिया है तो 5 सही अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन मिलेगा, लेकिन फिक्स था। इसे कहा गया निश्चित अनुपात अनुसूची। दूसरी अनुसूची थी परिवर्त्य अनुपात, यानी बदल बदल करके। परिवर्त्य अनुपात अनुसूची में क्या करता था कि अनुपात बदल दिया जाता था। कभी तो 5 सही अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दिया जाता था, कभी 7 सही अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दिया जाता था और कभी 10 सही अनुक्रिया के बाद। तीसरी अनुसूची, ये परिवर्त्य अनुपात जो अनुसूची है ये सर्वश्रेष्ठ अनुसूची है, अर्थात इसमें अनुक्रिया की दर सर्वाधिक होती है, अनुपात बदल बदल करके देना। निश्चित अंतराल अनुसूची को समझ लेते हैं हम। निश्चित अंतराल अनुसूची में पुनर्बलन एक औसत निश्चित समय बीतने पर दिया जाता था। जैसे 10 मिनट बीत गई तब पुनर्बलन दिया, चाहे सही अनुक्रिया करे या ना करे। हर 10 मिनट 3 सेकंड बाद, 10 मिनट नहीं, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड फिक्स कर लिया जाता था, तब दिया जाता था। और परिवर्त्य अंतराल अनुसूची, परिवर्त्य अंतराल अनुसूची में बदल बदल करके निश्चित समय पर दिया जाता था। औसतन 3 सेकंड, 5 सेकंड बीतने के बाद पुनर्बलन दिया जाता था। तो यहाँ पर बदल बदल के कभी 3 सेकंड बाद दे दिया, कभी 5 सेकंड बाद। लेकिन सबसे जो अच्छी अनुसूची है वो परिवर्त्य अनुपात। अनुपात का मतलब कभी 5 सही अनुक्रिया के बाद, कभी 7 सही अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन देना, परिवर्त्य अनुपात अनुसूची है और इसमें अनुक्रिया की दर सबसे अच्छी होती, श्रेष्ठ होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का संबंध किससे है। तो आप ये क्वेश्चन हमने बहुत हल कर लिया है, तो उसमें उत्तर बता दिया था, पावेलोव, स्किनर, वाटसन और इनमें से कोई नहीं। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का संबंध बीएफ स्किनर से है। बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। इसके सिद्धांत को साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्किनर द्वारा चूहा पर किया गया जो प्रयोग था, चूहे पर जो प्रयोग किया, उस प्रयोग में भोजन की गोलियों को आप किस श्रेणी में रखेंगे। यानी जो भोजन की गोलियां दी, जैसे चूहा जाता आगे की तरफ तो लीवर को जैसे ही टच करता तो भोजन प्राप्त होता, तो भोजन की गोलियों को किस श्रेणी में रखेंगे। ऋणात्मक पुनर्बलन, धनात्मक पुनर्बलन या धनात्मक उद्दीपक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पुनर्बलन जो मिलता था, जो भोजन मिलता था, उस भोजन को पुनर्बलन नाम दिया। और पुनर्बलन कैसा था, पॉजिटिव था, इसलिए उसने क्या कहा, धनात्मक पुनर्बलन। तो स्किनर द्वारा चूहे पर किया गया जो प्रयोग था उसमें जो भोजन प्राप्त होता था, इसमें क्या सिस्टम था, जैसे लीवर लगा हुआ था और लीवर के नीचे भोजन की ट्रे थी। तो जैसे ही वो ट्रे के पास वो चूहा छूते छूते पहुंचता और ऊपर जैसे चढ़ने का प्रयास करता तो लीवर के टच करता, लीवर को टच करते ही वो दब जाता और उसको जो प्लेट थी उसमें भोजन की गोली जो थी वो मिल जाती। इससे वो क्रिया दोबारा करता, रिपीट करता। तो यहाँ पर धनात्मक पुनर्बलन की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रेक्षणात्मक सीखने में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रेक्षणात्मक, ऑब्जर्व करके सीखना, अवलोकन करके सीखना। प्रेक्षण को अवलोकन भी कहते हैं। अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत, बांडूरा का अधिगम सिद्धांत और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत एक ही बात है। अल्बर्ट बांडूरा कनाडा के थे और उन्होंने प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। तो यहाँ पर उसने प्रेक्षण करके व्यक्ति सीखता है, यानी समाज में उसको पुनर्बलन की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको स्टिमुलस दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुनर्बलन की तो है, स्टिमुलस की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी पहले उसको उद्दीपक दिखाओ तो ही जीव प्राणी प्रतिक्रिया करेगा, ऐसा कुछ नहीं है।
उसने कहा कि जब भी कोई बालक किसी चीज़ को देखता है तो देख करके ऑब्जर्व करके सीख लेता है। उसने बेबी डॉल खिलौने का भी उदाहरण दिया, वो हम डिस्क्रिप्टिव जो वीडियो है हमारा वो वीडियो पर दिया हुआ है, आप उसको सर्च करके देख सकते हैं कि प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत मेरे नाम से है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर उसने एक बात बताई कि प्रेक्षणात्मक जो अधिगम है उस अधिगम में 4 सोपान अपनाए जाते हैं, 4 चरणों के माध्यम से वो प्रक्रिया होकर गुजरती है, जिसको क्या नाम दिया, प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत बनाया। तो यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर दे रखा है अवधान, स्मरण, अभिप्रेरक और संवेग। यहाँ पर ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से सीखने में या प्रेक्षणात्मक सीखने में कौन सा जो तत्व शामिल नहीं है। तो यहाँ पर संवेग शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? संवेग। उन्होंने 4 सोपान बताए थे। कितने सोपान बताए? 4। सबसे पहला बताया था अवधान। क्या बताया था? अवधान। अवधान को कहते हैं अटेंशन। दूसरा बताया स्मरण। स्मरण को कहते हैं रिमेम्बरिंग। तीसरा बताया अभिप्रेरक। अभिप्रेरक मोटिवेशन। और इससे पहले तीसरा जो चरण है अभिप्रेरक मोटिवेशन चौथा चरण मानेंगे। तीसरा जो चरण बताया उसने बताया अनुकरण। अनुकरण कह दो या उसे उत्पादन प्रतिक्रियाएं नाम दिया, प्रोडक्शन प्रोसेस, उत्पादन प्रतिक्रिया या अनुकरण। और चौथा हमारा हो जाएगा जो है अभिप्रेरक। तो यहाँ पर अवधान, स्मरण और तीसरा हो जाएगा अनुकरण या उत्पादन प्रतिक्रिया और चौथा हो जाएगा अभिप्रेरक। इस प्रकार प्रेक्षणात्मक अधिगम के सिद्धांत में 4 सोपान बताए, 4 कारक बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरर्थक पद का प्रतिपादन किसने किया? तो यहाँ पर निरर्थक पद स्किनर ने, पैवलोव ने, डोनाल्ड मिलर ने, इनमें से कोई नहीं। सबसे ये आपके लिए नया क्वेश्चन है निरर्थक पद। निरर्थक पद के बारे में आप शायद जानते नहीं हैं। निरर्थक पद का प्रतिपादन किसने किया? आंसर सोच लिया होगा आपने। निरर्थक पद का प्रतिपादन किसने किया? यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, ये आंसर राइट होगा। इनमें से कोई नहीं, ना तो स्किनर है, ना पावलोव है, ना मिलर है। जबकि निरर्थक पद का प्रतिपादन एबिंगहॉस ने किया। किसने किया? एबिंगहॉस। वही एबिंगहॉस है ये जिन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा जबकि इतिहास बहुत छोटा है। ये भी एबिंगहॉस ने कहा था। निरर्थक पद होता क्या है, इसका प्रतिपादन एबिंगहॉस ने किया। अब हम बात करेंगे निरर्थक पद क्या होता है। ये एक क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं पहले। जैप। जैप एक उदाहरण है निरर्थक पद का, दोनों का, व्यंजन का, इनमें से, यानी व्यंजन पद का है पर नहीं पद है। व्यंजन पद का उदाहरण है या निरर्थक पद का उदाहरण है या दोनों का है। तो जैप एक उदाहरण है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। जैप उदाहरण है निरर्थक पद का। अब निरर्थक पद होता क्या है? जब दोनों तरफ व्यंजन पद हो और बीच में स्वर हो, वो निरर्थक पद कहलाता है। जैसे रीजनिंग में हम प्रयोग करते हैं, तो रीजनिंग में बहुत सारे जैप, CAT इस प्रकार के जो पद होते हैं, फिर वो पूछता है कि अगला पद कौन सा आएगा या इनमें क्या क्रम है, तो हम उनमें संबंध खोजते हैं। तो ये निरर्थक पद कहलाए। और निरर्थक पद का खोज किसने की थी? एबिंगहॉस ने। अब इसकी व्याख्या मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। शाब्दिक या वाचिक अधिगम सिद्धांत एक थ्योरी है, शाब्दिक या वाचिक अधिगम। मानव अधिगम का एक महत्वपूर्ण पक्ष शाब्दिक सीखना है। शाब्दिक अधिगम से तात्पर्य ऐसे सीखने से होता है जिसमें व्यक्ति अक्षरों से बने सार्थक अर्थहीन शब्दों, वाक्यों, चिन्हों, अंकों में साहचर्य स्थापित करके सीखता है। उसे क्या कहेंगे? शाब्दिक या वाचिक अधिगम कहेंगे। उसमें सार्थक पद भी हो सकते हैं और निरर्थक पद भी हो सकते हैं। इस प्रकार ये एबिंगहॉस ने किया था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं निरर्थक पद की। तो निरर्थक पद को CVC त्रिकोण कहते हैं। क्या कहेंगे? निरर्थक पद, जिसे CVC त्रिकोण कहेंगे। और जर्मन के मनोवैज्ञानिक एबिंगहॉस ने इसका प्रतिपादन किया था। निरर्थक पद से तात्पर्य वैसे त्रिवर्ण या त्रिवर्ण का मतलब 3 अक्षरों से बने पद से होता है जो निरर्थक होता है, अर्थात उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, जिसका पहला अक्षर और अंतिम अक्षर व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट होता है और बीच का अक्षर वोवल होता है, स्वर होता है। जैसे KUJ, Z,
TEK, HUX, इस प्रकार इनके बीच का जो अक्षर है वो स्वर है और दोनों तरफ व्यंजन पद है और 3 पद हैं, 3 वर्ण होते हैं, इस कारण से इसको क्या नाम दिया, निरर्थक पद। ये निरर्थक पद रीजनिंग में काम आते हैं और ये एबिंगहॉस ने कुल 23,000 निरर्थक पदों का निर्माण किया था। इसके साथ ही दूसरा व्यंजन पद भी होता है जिसमें भी 3 वर्ण होते हैं, त्रिवर्ण कहलाता है, जो अर्थहीन होता है, ये भी अर्थहीन होते हैं, ये व्यंजन पद होते हैं। तथा साथ ही साथ 3 अक्षर व्यंजन होते हैं इसमें, जैसे KZP, NQC, TRN, इस प्रकार 3 अक्षर व्यंजन होते हैं, इसे व्यंजन पद निरर्थक कहेंगे। और जिनमें 2 अक्षर शुरू का और लास्ट का व्यंजन पद हो और बीच का स्वर वर्ण हो, उसे क्या कहेंगे, निरर्थक पद कहेंगे। और इनकी खोज किसने की थी, एबिंगहॉस ने की थी। इस प्रकार आज के सेशन में हमने 10 क्वेश्चन यहाँ पर देखे। तो आप सभी को यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जब वीडियो देखते हो तो उसे लाइक करना भूल जाते हो। आप सभी साथी लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।